अपॉन ऑक्सीडेशन x गिव्स y। तो एक x है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है, बात नहीं करो, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये y देता है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? दैट इज C2H6O। ओके, अब y releases a gas y W with brisk effervescence on reacting with NaHCO3। ये जो y है, तो y क्या कर रहा है? अगर इसको NaHCO3 के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये y गैस रिलीज करता है जो ब्रिस्क एफरवेसेंस है, एफरवेसेंस, ठीक है, तेज बुलबुलों के साथ इसमें से कुछ गैस निकलती है। ओके, X reacts with Y in presence of concentration। X और Y की भी रिएक्शन होती है, X plus Y in presence of hot concentrated H2SO4। ये साथ ये रिएक्ट करते हैं तो Z बना देते हैं। Give the chemical name and chemical formula of Y। दिव्या, Y क्या है? सही है। X क्या है? और ये क्या देता है? W। यहाँ क्या देता है? ये W। W क्या है? और Z क्या है? नैतिक, ईस्टर है, इथेन मिथेनॉल, इथाइल एसीटेट बोलो या इथाइल इथेनॉइड, ठीक है, इथेन नहीं बोला जाता है। चलो अब सारी चीजें देखें कि इसका ये फार्मूला है, तो दैट इज C2H5OH। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है क्या? इथेनॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है, बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें वाश की जाती हैं, धोई जाती हैं इथेनॉल ना। अब ये लिक्विड है, रूम टेम्परेचर में अच्छा सॉल्वेंट भी है। इसका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बताइए, एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनकी उपस्थिति में O2 के साथ भी इसकी रिएक्शन होगी, यहां लिखना पड़ेगा प्लस O2, C2H5OH प्लस O2, देन इट गिव्स, अमन क्या देगा? CH3COOH प्लस बोलो H2O। जब C उतना ही हो गए तो अब और C कहां से आएंगे? CO2 थोड़ी दे देगा, ये दे देगा। अब ये इथेनोइक एसिड है, जो जो चीज मिलती जाए उसके नीचे ये इसको लिखो इथेनॉल। इतना लिखने के बाद यहाँ X भी लिखना पड़ेगा, यहाँ Y, तब आपकी बात पूरी होगी। अब CH3COOH उत्कर्ष, इसकी NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, क्योंकि ये एक एसिड है और ये एक बेस है, तो इनकी रिएक्शन होगी। तो बताइए क्या क्या बनेगा? हाँ, H2O+CO2। सही बता दिया आपने, दैट इज CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो W क्या है? ठीक है, दैट इज W क्या है? जो ब्रिस्क एफरवेसेंस, तेज बुलबुलों के साथ जो गैस निकलती है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सही है, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ। तो ये W हो गया। जो भी चीज पूछी जाए उसका नाम आपको देना पड़ेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अब यहां पर X reacts with Y,
तो यहां पर ही दिखा दीजिएगा Y ऐसे रिएक्ट कर रहा है, C2H5OH और CH3COOH, इनकी टिश्यू कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है जो कि हॉट है, वार्म कंसंट्रेट, तो क्या होगा? CH3COO C2H5 plus H2O. CH3COO C2H5 और प्लस H2O। तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा और इसका बाद में। बताओ इसका नाम क्या है? C2H5 क्या होता है? C2H6 क्या होता है बताओ, बोलो बताइए। इथेनॉल। मीथेन। एक बार और बनाना पड़ेगा। अभी इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए तो क्या होगा? C2H5 क्या हुआ बताइए? इथाइल। तो ये ग्रुप क्या हुआ बताइए? इथाइल। और ये क्या है? एसीटेट आयन। सही है। तो CH3COO माइनस कौन सा आयन होता है? एसीटेट आयन। ये कैसा आयन है? एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट। सही है। चलिए इसका नाम बताओ। सोडियम एसीटेट। ये चीज हो गई। नाउ इट हैज स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। ये क्या बन गया? स्वीट स्मेलिंग बनाना, स्मेलिंग ईस्टर। और कुछ पूछा जा रहा है? नाउ और इसके नीचे Z लिख दो। गिव द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला। जो जो चीज पूछी गई है, गिव हाउ विल यू टेस्ट द गैस W। तो A तो कवर हमने कर दिया, Y का केमिकल नेम आपको बता दिया और केमिकल फार्मूला बता दिया, यही A है, कवर हो गया। B देखो कह रहा है हाउ विल यू टेस्ट अरविंद गैस W। वाटर में हाँ, if W gas is passed through freshly prepared lime water, it turns milky. If it is passed prolonged lime water turns colorless. Next, depict the formation Y and Z using chemical equation. तो Y का बनना और Z का बनना हमने केमिकल इक्वेशन से डिपिक्ट कर दिया है। डिपिक्ट द फॉर्मेशन यानी उनकी केमिकल इक्वेशन को दिखाओ। हमने दिखा दिया है। shown above. Name the reaction of formation of Z. Anshupriya. Name this reaction. Aman. हाँ, esterification बताया करो अंशुप्रिया। Give one use of Z. परफ्यूमरी और फ्लेवरिंग एजेंट। किसी भी खाने में कुछ भी करना हो तो फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूमरी। Okay, what is the homologous series of carbon compounds? So, a series of
carbon compound having same molecular formula, same functional group, and any two successive member differ by CH2 group or 14U molecular mass is called होमोलोगस सीरीज। ऐसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज। मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अगर एक किसी से रिएक्ट कर रहा है तो अगला भी करेगा, अगला भी करेगा, अगला भी करेगा। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। हर एक दो मेंबर में 20 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट का अंतर होगा। ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल properties. For example, methane, ethane, propane forms homologous series. अगला देखो, name and draw the electron dot structure of first homolog of alkene. शिव शर्मा, एल्कीन का फर्स्ट होमोलॉग बताओ। बताता ही नहीं आप, बोलो कुछ छोटा सा सवाल। हाँ नवल, इथीन। तो इथीन का टेंथ किए बिना कुछ भी नहीं है। क्या बोलोगे सबको? ठीक है, अब ये देखो, राइट फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एल्कीन। तो फर्स्ट होमोलॉग ऑफ एल्कीन क्या है? ऑफ एल्कीन इज, उसे कंजीनर भी कहते हैं। ग्रुप लीडर को क्या कहते हैं? कंजीनर। इज ईथीन C2H4। C2H4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो दो तो इन दोनों के पास हैं, ठीक है, चाहे तो पास में ही बना लें दो, और 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसके 2 शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा, और ये इसके 2 शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा। सही है। अगला देखो, स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। Any atom or group of atom attached to organic compound which drastically changes its properties is called functional group। यही इसका मीनिंग है।
So any atom जैसे Cl, Br ऐसा, और ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे CHO, COOH, OH, C double bond O attached to हाइड्रोकार्बन, ये सब किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, इसीलिए इनको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहा गया। जिससे आप डिराइव, यू आर डेरिवेटिव ऑफ योर फादर इज डेरिवेटिव ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो हम जिससे डिराइव हुए हैं उसको फिर कहते हैं वी आर डेरिवेटिव, ठीक है। सो अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन एनी एटम which drastically change the properties of hydrocarbon. Hydrocarbon is called, ऐसे समूहों को क्रियात्मक समूह कहते हैं, that is functional group. समझ में आ गई बात? तो जैसे OH, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। CHO तो एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O कीटोन। C डबल OH that is carboxylic acid। ClF Bri halogen। ये सारे ओके, राइट द फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ये फार्मूला हो गया। 39 देखिए, उसके बाद क्या? अच्छा पेज ऐसा हो गया। 37 now Purnima has green eyes. While her parents and brother have black eyes. Purnima's husband has black eyes, while mother has green eyes and father has black eyes. So, उनके पेरेंट्स की ब्लैक आईज थी, तब भी पूर्णिमा की ग्रीन आईज हो गई। इससे क्या पता चलता है कि, समझ आई बात कि नहीं? ब्लैक आईज थी और पूर्णिमा की हो गई ग्रीन आईज, तो दैट मीन्स ब्लैक आईज डोमिनेटिंग है और पूर्णिमा समझो F2 ये फाइलम है, ठीक है कि नहीं? फिलियल, दैट इज फिलियल टू जनरेशन, ऐसा समझो। सो पेरेंट्स कैसे हैं बोलो? हेटेरोजाइगस होंगे। इससे क्या पता चलता है? जरा इन चीजों को देखें तो पता चले कि पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक आई, तो फादर मदर, अब देखो ब्लैक इज डोमिनेंट, ये कैसे हुआ? ब्लैक इज डोमिनेंट। अगर ब्लैक डोमिनेंट है तो ब्लैक को बी से दिखाओ और स्मॉल बी को क्या कहो? ग्रीन, ठीक है? तो अब जरा देखिए, फादर अगर बी हुए तो ब्लैक हो जाएंगे, और दैट इज मदर क्या हो सकती हैं?
उनको भी हेटेरोजाइगस ही होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये तो नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखिए ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट पी प्लांट से टॉल पी प्लांट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे रिसेसिव दोनों हो तो दूसरा नहीं हो सकता। इससे क्या पता चलता है? रिसेसिव दोनों शॉर्ट हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है शॉर्ट दोनों टीटी हो और उनका अगर आपस में पॉलिनेशन करा जाए तो क्या टॉल हो सकता है? लेकिन टॉल में तो ऐसा संभव है, टॉल में तो शॉर्ट आ सकता है। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है, क्या डोमिनेंट है बताओ? टॉलनेस। ब्लैक से अगर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब है ब्लैक डोमिनेंट। जैसे टॉलनेस से शॉर्टनेस आ जाती है पी प्लांट में, शॉर्टनेस से आ सकती है क्या? छोटे छोटे से स्मॉल टी से आ जाएगी क्या? ये बात समझ में आ गई? तो अब इसके बोलिए जीन क्या बने, ठीक है? तो इसके जीन देखिए, ये फादर के जीनोटाइप में ये हो गए। और गेमीट कौन कौन से होंगे बताइए? बीबी डीबी टाइप ऑफ गेमीट्स। अब अगर इसका पुनेट स्क्वायर बना लो या सिंपली भी कर लो तो क्या होगा? दैट इज ये। सो बीबी एंड बीबी, तो ये पूर्णिमा है और उसका ब्रदर कुछ हो सकता है। ब्रदर में है ये, में भी ब्रदर जीनोटाइप ऑफ ब्रदर की ब्लैक आई, हमें क्या पता कौन सा होगा, वो भी हम बाद में अभी डिसाइड करेंगे क्वेश्चन पूरा पढ़ के। तो मे बी जीनोटाइप ऑफ ब्रदर ऑफ, अभी मुझे पता नहीं लेकिन इन तीनों में से होगा। लेकिन पूर्णिमा की आइस कैसी हैं? ग्रीन आइरिस का कलर, तो ये तो पता चल गया। ऑन द बेसिस व्हाट इज पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूर्णिमा's ब्रदर आई कलर। सेकंड पार्ट देखो, क्या हो सकता है कि उसकी ग्रीन हो सकती, ब्लू हो सकती, कि ब्लैक हो सकती, कि रेड? ब्लैक ही हो सकती है। तो सेकंड का आंसर है सी, ठीक है। और फर्स्ट का आंसर क्या है? रिसेसिव। ग्रीन आईज रिसेसिव बी। थर्ड का आंसर देखो, 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ पूर्णिमा's ब्रदर्स ग्रीन आईड। पूर्णिमा के जो भाई होंगे 50% वो ग्रीन आईड हैं। 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अब इनके बच्चे पैदा हुए, पूर्णिमा के ब्रदर के भी बच्चे पैदा हुए, उनके 50% बच्चे ग्रीन आईज वाले। तो अब हमने पूर्णिमा's ब्रदर और पूर्णिमा's ब्रदर वाइफ, यानी पूर्णिमा की भाभी, दैट इज पूर्णिमा's ब्रदर एंड ब्रदर्स वाइफ। इतनी बात समझ आ गई? तो अगर मान लें ये बीबी हो और ये बीबी हो, ये तो बीबी है ही है, ये भी बीबी हो, दोनों बीबी हो जाए, सही है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति, और कोई स्थिति तुम्हें सजेस्ट कर सकते हो क्या? अब इनसे देखो, इनके गेमीट कौन कौन से बन रहे हैं बताइए? बीबी। तो क्या इनके 50% बच्चे आपको लगते हैं कि ग्रीन आइड होंगे कि नहीं लगते? चेक तो करो। दैट इज बीबी एंड बीबी, ठीक है। कौन से बच्चे गीत इसमें ग्रीन आइड लग रहे हैं आपको? जो दोनों छोटे रिसेसिव बीबी है ना। सही है, तो 50% तो हुए ना। इसका मतलब है उसकी वाइफ होमोजाइगस। होमोजाइगस बोलने की जितने रिसेसिव है तो वो होमोजाइगस ही होगा, नहीं? तो ये चीज हो गई। अब इसमें क्या आंसर पूछा जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस शो हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो पूर्णिमा's ब्रदर्स जीनोटाइप इज heterozygous ब्लैक, ठीक है। पूर्णिमा ब्रदर, तो ये लिख लें।
इसमें नीचे लिख भी दो, ये ग्रीन है, ग्रीन, ब्लैक, तो ये ब्रदर्स, सिबलिंग्स, ब्रदर्स के बच्चे। अब देखो now next is ब्रदर्स जीनोटाइप लिखना पड़ेगा। ब्रदर्स जीनोटाइप इज बीबी। चलिए इसका आफ्टर और देखिए, What is the probability that the offspring of Purnima and Ravi, अब पूर्णिमा की शादी हुई रवि के साथ, will have green eyed, तो क्या संभावना है, पूर्णिमा का कैसा आंख का कलर जरा देखो। सो केस 1, ठीक है, ये पूर्णिमा और हर हस्बैंड, पूर्णिमा कैसी है, दैट इज ग्रीन आइड है, लेकिन उसका हस्बैंड या तो बिल्कुल प्योर होमोजाइगस ब्लैक भी हो सकता है या हेटेरोजाइगस ब्लैक भी हो सकता है, या ग्रीन, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ग्रीन कलर What is the offspring will have green color also, so the inheritance of eye color in the offspring with the help of suitable process। इसमें दिया नहीं है ना रवि के बारे में, मतलब पूर्णिमा हस्बैंड है ब्लैक आइज ना, उसकी ब्लैक आइज है, तो ब्लैक कौन सा है इसमें? सर उसकी मदर और फादर का भी दे। Purnimā's husband Ravi has black eyes while his mother has green eyes and father has black eyes। अभी हस्बैंड के बारे में देखने से पहले ये देखो, ठीक है ना, इन्होंने अच्छा बताया कि आफ्टर ऑल में पहले हस्बैंड का निकालो कि टाइप क्या है। तो पूर्णिमा's हस्बैंड के लिए तो उसके जो हस्बैंड्स के फादर हैं और हस्बैंड की मदर, उनकी कैसी कैसी आंखें हैं देखो। फादर की दैट इज वाइल मदर हैज ग्रीन आईज, फादर की झील जैसी, फादर की ब्लैक आईज हैं, तो ब्लैक आईज हैं, और मदर की कैसी आंखें, ग्रीन, ऐसी बातें, ठीक है। रवि की ब्लैक आंखें, अब कैसी बात हो जाएगी, फादर के बारे में इन्होंने बताया है, फादर दो तरीके से ब्लैक रख सकता है, ये रख सकता है क्या, बोलो, फादर के बारे में तो कुछ नहीं ना, और मदर स्मॉल बी, इनके कौन कौन से बनेंगे, गेमीट बनेंगे बी और बी, और इनके कौन से बनेंगे, स्मॉल बी, सही है। तो इनका एक ही बनेगा, फिर इसके साथ और इसके साथ, ये देखो बी बी और बी बी, लेकिन क्या पूर्णिमा का हस्बैंड रवि, उसकी आंखें कैसी हैं, ब्लैक हैं, तो यही हो सकता है, उसकी तो ग्रीन नहीं हो सकती ना, किसी भी संभावना से ले लो यही हो सकता है, क्योंकि उसकी माँ की कलर का, उसकी आइज का कलर हरा है, तो वो इस चीज को, यही है ना। ये कैसी आंखें बनी बताओ, ब्लैक, और ये ग्रीन, यही पूर्णिमा का हस्बैंड है। हस्बैंड, अब जरा देखो, अब पूर्णिमा के हस्बैंड के बारे में देखो और उनके बच्चे देखो, पूर्णिमा का कैसा जीनोटाइप है, चेक करिए। हाँ, तो पूर्णिमा, अब देखो पूर्णिमा
और हर हस्बैंड पूर्णिमा की रात में धरती करे आराधना, सफलता तुम्हारे कदम चूमे, यही मेरी शुभकामना। सुना हुआ है कि नहीं? हैप्पी न्यू ईयर। तो पूर्णिमा स्मॉल बी है, और ये कैसे है? कैपिटल बी स्मॉल बी। इनके जीनोटाइप देखो, इसका गेमीट होगा बी और इसका गेमीट कौन सा होगा? तो बोलो इनके बच्चे कैसे होंगे? दैट इज बी बी और बी बी। अब इससे कुछ आंसर निकला? ऑल्सो शो द इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन ऑफ स्प्रिंग। तो दैट इज सिबलिंग्स में बी आइदर हैविंग ब्लैक आई और हैविंग ग्रीन आई। देखो इस चीज को नोट कर रही हो अंशुप्रिया? उत्कर्ष और ब्लैक आई, क्योंकि वो सारी स्पेलिंग गलत लिखता है ना, क्योंकि वो लिखता ही नहीं है तो स्पेलिंग तो गलत होगी। बहुत खतरनाक स्पेलिंग लिखता है। चलो, मेहनत से ही होता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटी छोटी चीजों के लिए। सफल और असफल इंसान में सिर्फ इतना ही अंतर है कि सफल ने मेहनत नहीं छोड़ी, वो हर हार के बाद और उत्साहित रहा। और जो असफल है वो बस ऐसे ही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। A student took 4 metal PQRS and carried out different experiments to study the properties of metal. Some of the observations are: all metal could not be cut with knife except R. 4 metal हैं P, Q, R, S. तो इसको can be cut with knife, R के बारे में कहा है। could not be cut with the metal P combined with oxygen to form M2O3. ये ऑक्सीजन से मिलेगा M2O3, ठीक है। while reacting with both acid and base, तो मेटल कंबाइन करता है ऑक्साइड which reacts, तो उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। अच्छा, एम्फोटेरिक कोई 2 ऑक्साइड के नाम बताओ, उनमें से किसका फार्मूला M2O3 पर बेस्ड है? बताओ 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताइए। तो उनमें कौन सा M2O3 पे फिट बैठ रहा है? समझ में आ गई? तो इसलिए इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। सर, हाँ, फोन आ रहा है सर। किसका है? मोहम्मद, उसके आगे नहीं। मोहम्मद का आ रहा है। और जयपाल सिंह का भी आ रहा है। कई फोन आ रहा है। नाउ ठीक है, रिएक्शन विद वाटर। आगे तीसरी बात क्या कही है? रिएक्शन विद वाटर। तो P डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि Al2O3 है। हॉट वाटर, इसी में शादी बारात के खाने बनते हैं, पानी उबलता है, सब कुछ, मटर उबलती है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये Al2O3 एल्यूमिनियम के तो बर्तन होते हैं जिनमें ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। अगला देखो, Q react with hot water and metal start floating. ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। Mg हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। कैल्शियम फ्लोट करने लगता है ना, तो कैल्शियम में क्या होता है? हाइड्रोजन है, दिया है, मैग्नीशियम भी दिया। तो Q और Q के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। That is hot water and the metal start
फ्लोटिंग। कहाँ लिखा है मैग्नीशियम? सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2। क्यू मेटल इज, अच्छा उसमें वो दिया ही नहीं है, तो मैग्नीशियम भी हो सकता है और कैल्शियम, दोनों ही आंसर है बुक में। एक मैग्नीशियम नहीं पता। जैसे कैल्शियम का बुक में एक आंसर था ना कि कैल्शियम क्यों स्टार्ट करने लगता है फ्लोट करना, तो उसमें हाइड्रोजन चिपक जाता है जब भी होता है। तो मैग्नीशियम भी दोनों हॉट वाटर से हिट करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो लिक्वा सर का ना मग ये सब फ्लोट करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो दैट इज दे फ्लोट, व्हाई? बिकॉज वैसे तो ये किसके साथ है? लिक्वा सर नाका होता है ना, लिक्वा सर नाका, ये चीज है। तो ये दोनों कैसे होंगे? ये तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन स्टिक हो जाता है। तो इसको लिख दो जैसा दिया है, Mg लिख दीजिए। रिएक्टिंग वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो R के बारे में कुछ कह रहा है। अब उसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी कुछ ऐसा दे रहा है, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। कैन बी कट, पोटेशियम भी कट हो सकता है और सोडियम भी, पूछा तो नहीं गया है। नाउ डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन मेटल द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूजिंग केरोसिन, केरोसिन के साथ हम किसे स्टोर करें? आर को। तो दैट इज फर्स्ट का आंसर बी। सेकंड का आंसर डी। राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ टू मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेम एंड फॉर्मूला ऑफ टू मेटल्स, फॉर्मूले का क्या मतलब है? नेम मेटल्स, तो एल्यूमिनियम एंड जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड इज, अरविंद बताओ फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड बताइए। सही है, ZnO and Al2O3। Identify the metal from PQRS which forms amphoteric oxide P and write the increasing order of reactivity PQRS। रिया बताओ, मतलब इंक्रीज सबसे कम रिएक्टिव तुम किसे मानती हो, और उसके ऊपर फिर उसके ऊपर एस से ऊपर ऐसे बनाना ठीक रहेगा कि नहीं? ओके ओके, यानी जो कम है उसको कम बनाओ। अब बताओ बी, ठीक है। फिर क्यू, क्यू, क्योंकि मग अल एयर तो बाद में ही आएगा ना, और उसके बाद ये एस तो एफ ई टाइप ही है ना। फिर इसके बाद किसे दे रहे हो? हाँ, और फिर ओके। नाउ 39 क्वेश्चन देखो। Now the picture shows four-way diagram of image formed by the concave mirror. P is the pole or center of the reflecting surface of mirror. P is the pole or center, ठीक है। C is the center of curvature. F is the focus. A, B is the object and A dash B dash. ठीक है। Which of these can be concluded? Which of these can be concluded from diagram 1? Diagram 1 से अमन क्या conclude हो रहा है? Distance between pole and the center of curvature is twice the focal length. B. यही है ना, फर्स्ट का भी कुछ उससे पता तो चल नहीं रहा है।
Now, second, in which condition does a concave mirror produce a virtual image? A में क्या है? Within the focal length, सही है. Second का ये. Draw a ray diagram when the object is placed at infinity in front of a concave mirror. तो इसमें दिया है फिगर 2 ही तो है, ऐसा कुछ है, बना लो, है ना? तो that is ray diagram when object is placed at infinity. तो infinity से इमेज आ रही हो ये, और यहाँ पर दिखा दो ये ऐसे चला जाए, that is F. यही है. Draw a ray diagram when the object is placed between focus and pole of concave mirror. तो after और भी देखें, this is before और, तो फिगर 4 है, देख लीजिए फिगर 4 39 तक ही होते हैं ना. एक क्वेश्चन उसका भी बताएंगे, ये थोड़ा सा सेट 1 निकालो, एक दो क्वेश्चन कर लो. कार्बन एंड कंपाउंड लिपिड्स है, हम लोग रिवीजन करें, जो है हेरिडिटी का भी ड्यू है, जो गड़बड़ी है ठीक करेंगे. नाउ अब देखो 35th क्वेश्चन देखो. 35th इसमें दिखाया गया है बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर क्या दिखाया गया है? नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बना देंगे. तो 35th क्वेश्चन में यहाँ पे देखो ये पॉलन ग्रेन है और इसमें 2 ग्रेन्स हैं, एक से पॉलन ट्यूब इतनी निकली है और दूसरे से इसमें से निकली है ये. दिस इज इंटीगमेंट है और ये ओव्यूल है, ऐसे बनाया गया. तो ये ओवरी है. अब इसमें सारी चीजें दी गई हैं. दैट ये ट्यूब गई है और ट्यूब कहाँ चली गई? हो गया ये इसमें चला गया. आपको ये इसमें बताना है हाउ डज ए रीचेस पार्ट बी. ए बी पे कैसे पहुंच जाता है? ये बी है और ये ए है. तो दैट इज बाय एयर, वाटर, विंड और सम इंसेक्ट. हाउ डज ए रीचेस पार्ट बी? पहले का आंसर क्या होगा? 2 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. बोलो ताशी, इसी क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है, उससे ऊपर वाला और से पहले वाला. प्लेसेंटा के 2 फंक्शन बताओ. और हाँ सर, एक तो फीटस से वेस्ट को मदर के ब्लड तक लेके जाता है, मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मतलब कि ग्लूकोज जो है वो फीटस को. और ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट भी करता है ना? किसको इम्प्लांट करता है? जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है ना 5-6 दिन बाद, तो उसका एम्ब्रियो का ही तो इम्प्लांटेशन होता है. ठीक है. What happens to the lining of uterus before release of fertilized egg? त्रिशु, जैसे रिलीज ऑफ फर्टिलाइज एग के आने से पहले, ठीक है, लाइनिंग का क्या होता है? तो बिफोर रिलीज ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग उसकी लाइनिंग क्या होती है? तो वो इंटैक्ट रहती है. इट इज वेल डेवलप्ड स्पॉन्जी ऑफ ब्लड एंड म्यूकस. If no fertilization occurs, then crack occurs, and after few days, ठीक है, it breaks. Okay. अब देखिए, how does A reaches part B? State the importance of part C. C का क्या importance है? C क्या है बताइए? That is a pollen grain है, ये pollen tube है. तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस को कहाँ ले जाता है? इनसाइड, दैट इज ओव्यूल, जहां पर क्या है, ठीक है, मेगास्पोर रखा हुआ है. ओके.
तो यहीं पर ओवरी में ओव्यूल है और उसमें क्या है, मेगास्पोर बोल दो या ओवम भी बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो, ओवम को ही तो एग बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई चीज है, सिंपली एग बोलना ठीक नहीं है क्योंकि उसके कई बार वो होते हैं। तो इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, 2 सिनर्जिड सेल हैं। ये क्या है, दैट इज एग है, ये एग है, इसी को एग बोला जाएगा, इसी से सिंगेमी होगी। और ये these are एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। एग ये है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। फिर भी हम एक इसमें से 2 हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस है। इसका काम क्या है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस को रिया ने बहुत अच्छा लिखा है, इनकी कॉपी हमने चेक की थी। तो इन दोनों को इनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे पहुंचाना है, इनको पोलर न्यूक्लियाई में ले जाना और एक को एग में, ठीक है कि नहीं। जनरेटिव न्यूक्लियस को यहाँ ले जाएगा और वेजिटेटिव को यहाँ। इससे रिया क्या बनेगा, सर इससे नैतिक। यहाँ पे जब ये आ जाएगा तीनों तो फिर क्या बन जाएंगे, वो तो ठीक है कि ट्राइप्लॉइडिक बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। और यहां से क्या बनेगा, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है। दोनों चीज लिख लें, यानी अब इसका आंसर लिखेंगे। जिसे लेमैन रिप्लाई देना है वो ये भी दे सकता है, द फंक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब इज टू ब्रिंग मेल न्यूक्लियाई, है ना, मेल गेमीट टू कहां तक, फीमेल गेमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें भी आपका 10th में आंसर सही हो जाएगा, तो मैं वो भी लिखा देता हूं। तो और उसके बाद फिर कुछ लिखना हो तो लिखना, इतना तो आपको लिखना ही है। तो इट, देखो, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट सी। तो पॉलन ट्यूब रूट्स, ये रूट करती है जो मेल गेमीट टू फीमेल गेमीट, ठीक है, प्रेजेंट इन ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। इतने में आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ओके। What happens to the part D mark? अब ये D है, तो D ये पार्ट है, D का क्या होगा, ठीक है। D develops ये सीड बनेगा along with फ्यूचर फूड। फ्यूचर फूड को क्या कहते हैं, सीड को हम कहते हैं डेवलप्स एम्ब्रियो, ऐसे लिखो, एम्ब्रियो along with future food called endosperm, ठीक है। अच्छा, एम्ब्रियो along with endosperm is called seed। इन दोनों को मिला के जरा ध्यान दीजिए, ये मक्के का दाना है, तो मक्के का दाना में ये चीज एंडोस्पर्म है, मेज का सीड है, और ये बोलो नीचे क्या है, एम्ब्रियो। तो इन दोनों को मिला के क्या, और ये इसके ऊपर जो ओव्यूल की कवर है उसे क्या कहेंगे, सीड कोट, सीड कोट, है ना। ये एम्ब्रियो है, यही चीज आगे चलकर प्लांट बनेगा, और जब तक ये इसमें पहली 2 पत्तियां आएंगी, ठीक है, दैट इज फॉल्स लीव्स। फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रू लीव्स आने लगेंगी। तो पहली 2 तब तक ये खाना इसको देगा, जब तक इसकी असली पत्तियां नहीं आती तब तक ये खाना देगा। देखो, एम्ब्रियो अलोंग विद ये एंडोस्पर्म इज कॉल्ड सीड, एम्ब्रियो along with endosperm is called seed. Ovary get converted, ovule क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें डेवलप हो जाएगा, that ovary get converted into pulp. Fruit pulp
अगला देखिए 36th क्वेश्चन। Write the steps involved in extraction of pure metal in middle of the activity series from their carbonate ore. Now, extraction of pure metal. तो in middle of series में क्या होगा? जिंक कार्बोनेट ले लो, तो उससे हम कैसे निकालेंगे? लेट एक होता है कैलामाइन होगा क्या? जिंक कार्बोनेट का क्या नाम है? जिंक ब्लेंड और क्या नाम? जिंक ब्लेंड तो ZnS हो जाएगा। अब कैलामाइन क्या होगा? That is, तो उसी के बारे में कहा गया है कि फॉर कार्बोनेट और MCO3 हो सकता है, जैसे ZnCO3 या M2CO3, बीच वाले का ज्यादातर बाईवैलेंट होते हैं, तो MCO3 लिखना चाहिए। क्या होगा हमें इसमें? शिव शर्मा क्या क्या करना पड़ेगा बताइए? जैसे जिंक कैलामाइन है, ZnCO3 एग्जाम्पल, तो क्या करना पड़ेगा? कैल्सिनेशन होगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग होगी, कैल्सिनेशन होगा, फिर इसके बाद ठीक है रिडक्शन होगा, और फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सही कह रहे हैं। तो पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर होगा, एनरिचमेंट ऑफ ओर, फिर कैल्सिनेशन एंड रिडक्शन। कैल्सिनेशन हो जाएगा और फिर रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। ऑक्साइड ही तो बनेगा, कैल्सिनेशन के बाद क्या बनेगा? दैट इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। और तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये अभी सारी चीजें एक साथ बता देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये होता क्या है ये देखो आप, इसमें 3 स्टेप्स दिखाए गए। सबसे पहले क्या होगा स्टेप 1 में कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टेप 1 क्या है? दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर, ZnCO3 calamine is crushed and washed with water to remove gangue particle. It is called enrichment of ore. It is enrichment of ore. अब सेकेंड स्टेप देखो, स्टेप 2, जो कंसंट्रेटेड ओर है उसका क्या किया जाएगा? इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। जैसे कि अगर हीट ZnCO3 को मैंने हीट कर दिया तो क्या आप मुझे बताएंगे क्या क्या बनेगा? ZnCO3 को हीट किया तो क्या क्या बनेगा? गरिमा बताओ। ZnO सही है, ZnO तो आपने बता दिया कि ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? अब आप क्या करने वाले हो? रिडक्शन किससे? कोक से, कार्बन से कर लो। तो ZnO और प्लस दैट इज कोक, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, और उसी के साथ इसे हीट कर दो, ठीक है? तो क्या बनेगा? ठीक है, Zn+CO, ये भी गैस बनकर हो गया, ये भी चला गया, ठीक है? ये सॉलिड है, जिंक बन गया, आपने मेटल बना दिया। ये स्टेप 2 है कि हमने कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड, इट इज कैल्सिनेशन, इसे तो कैल्सिनेशन कहेंगे। और दूसरी चीज क्या किया गया? ठीक है, होता क्या है कि कैल्सिनेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम लोग राजस्थान में रहते हो
और राजस्थान में यहाँ पे बगल में मंडोर एवं मकराना के मार्बल निकाले जाते हैं। तो तुम लोगों ने देखा है वहां पर कि CaCO3 इससे ये सब मार्बल बनते हैं, जो चिप्स बनते हैं ना छोटे छोटे, उनको बिल्कुल बंद डिब्बों में गर्म किया जाता है। तो इससे क्या होता है बताओ, CO2 निकल जाता है और बचता क्या है यहाँ पे, CO। और ये जो चूना है ना, ये पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है, पूरे भारत की व्हाइट वॉशिंग राजस्थान कर रहा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम को गर्म किया जा रहा है। और इन भट्टियों को कहते हैं किन, क्या कहते हैं, किन। चूंकि कैल्शियम के लिए ये बहुतायत में यूज हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का ही नाम क्या पड़ गया है, कैल्सिनेशन। यही प्रोसेस सभी में यूज किया जाता है, नाम इसी के नाम कैल्शियम से ही बना, ठीक है। तो अभी कैल्सिनेशन हो गया, अब आगे क्या किया जाए बताइए ना। नाउ मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल, ये कर दिया गया है। मेटल ऑक्साइड इज reduced to metal using reducing agent। अरविंद कौन है यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तीसरा स्टेप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हमें करनी है तो मैंने तो एक वो जिंक की मोटी रॉड ले ली, एक बहुत पतली सी ले ली, जो कि एक इसमें ऐसी ले ली जो अशुद्ध है, दैट इज इम्प्योर जिंक। इम्प्योर जिंक क्या हम कैथोड पर ले लें अरविंद, एनोड पर ले लें। और ये दैट इज जो प्योर जिंक है इसको ले लें कैथोड पर। और टिश्यू इसमें सोल्यूशन कौन सा लें, ठीक है, एसिडुलेटेड ZnSO4, थोड़ा सा एसिड भी डाल दीजिए। फिर इसके अलावा और भी कुछ बनाना शेष है, एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट। तो इसमें नीचे ये धीरे धीरे ये थिक होता जाएगा प्योर, और यहाँ पर जो बचेगा ये एनोड के नीचे, इसको क्या कहेंगे, एनोड मड। दिस इज इम्प्योरिटी ऑफ अदर नियर बाई मेटल्स हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज। आगे देखिए, स्टेप्स ही लिखने हैं, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, यही 3 लिखना है, ये सब नहीं करना है, इतना ही है। Okay. How is the copper extracted from sulfide ore? Explain the various steps supported by chemical equation. Draw labeled diagram. So copper को कैसे किया जाएगा? Step 1, that is concentration of ore. That is enrichment of ore. उसके लिए अमन क्या किया जाए, फ्रॉथ फ्लोटेशन, झाग उत्प्लवन विधि, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसके लिए पाइन ऑयल में डालकर इसको, ठीक है, और फिर स्किम कर लो, जो कॉपर है वो ऊपर ऊपर होगा, उसको आप स्किमिंग होती है। फिर स्टेप 2, नंबर स्टेप 2 बताओ। स्टेप 2 बताइए। दैट इज रोस्टिंग, इसको कहेंगे कॉपर ग्लांस कहेंगे, दैट इज कॉपर ग्लांस। एक कॉपर पाइराइट भी होता है, लेकिन हम लोग कॉपर ग्लांस से कर रहे हैं। सो कॉपर ग्लांस, इसको क्या किया जाएगा,
is now heated in presence of air in Bessemer converter. वो जैसे घूमता नहीं जिसमें सीमेंट वाला टाइप ऐसा, is heated in presence of air एक तरफ से एयर डाली जाती है, उसको इस तरीके से ये चलता रहेगा, ये स्टैंड में है और ये रोटेट होता रहेगा। इसमें हुपर लगा है, ऊपर से सारा चीज इसमें डाला जाएगा और एक तरफ से एयर का पाइप है, वो एयर फेंकेगा, हॉट एयर ना। अब कन्वर्टर में डाल दिया, इसके आगे जो Cu2S है, बाकी नैतिक इसकी रिएक्शंस बताओ सारे। C2S plus CO2 heat CO2 plus plus SO2 बैलेंस करो, CO2 का O2 लगा यहाँ 2 लगा दिया और 3 हाँ? अमान बैलेंस करो, 3 यहाँ भी लगा 3/2 काटे, वो तो 3/2, अब तो 2 लगा दिया और बोलो ऑटो का हाँ, अब बैलेंस हो गया। दिव्या अगली रिएक्शन बताओ। Sir, Cu2S plus Cu2. Cu2S और Cu2O gives Sir, Cu plus SO2. बैलेंस करो दिव्या। Sir, इधर 4 Cu. कोई बात नहीं, नमन करो। उत्कर्ष CU पे 2 लग गए हैं। अच्छी बात है। बैलेंस ही है। हाँ बोलो निशु। सर Cu2O के आगे 2 लग जाएगा हाँ और Cu पर 6। अरे वाह, ये चीज हो गई, सही है, अभी पूरी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इज स्टेप 3, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये भी हीट ही है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होगा कि एक इम्प्योर कॉपर लेंगे, एक प्योर कॉपर लेंगे और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी। दिशिता, इसमें सॉल्यूशन कौन सा रहेगा? बताएंगे नहीं कुछ, बोलो ताशी। सर एसिडिफाइड एसिडिफाइड CuSO4। दिशिता ये क्या है? हाँ ताशी, एनायन पहुंचाओगी, निगेटिव पे तुम एनायन पहुंचाती है। निगेटिव पे तुम, ये निगेटिव है, इस पे कैटायन तुम पहुंचाना चाहती हो एनायन, पहले ये बता दो, ये निगेटिव है कि नहीं? तो क्या निगेटिव पे तुम एनायन पहुंचाती हो? पकड़ी जाओगी किसी की, पुलिस घूम रही बात। ये क्या है? दैट इज एनोड। जो पॉजिटिव होता है उस पे एनायन पहुंचता है, निगेटिव पे तो कैटायन पहुंचता है। और ये सोल्यूशन में Cu2 प्लस है और SO4 2 माइनस है। बोलो कैटायन कहाँ जाएगा? ये है कैटायन, कहाँ जाएगा? कैथोड में जाएगा, कैथोड। एनायन कहाँ जाएगा? एनोड में जाएगा। अल्टीमेटली कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं कि इसमें से Cu निकला और इसमें Cu गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? निकल रहा, इसमें जा रहा है, ऐसा भी दिखाया है इस बार के टेस्ट में। अच्छा, फिर इसके नीचे क्या हो जाएगा? एनोड। समझ में आ गई बात? अगला देखो, दैट इज
after all. Reactivity of Al decreases if it is dipped in HNO3. Aman. Air2O3 बना देता है। ठीक है, ठीक है। आप घड़ी बार बार मत देखिए, बस यही खत्म करके छोड़ेंगे, ठीक है। मूवी भी तो अब तो चली गई है, कितने बजे शो शुरू होता है? अच्छा, चलो ठीक है। Now Al decreases, HNO3 is oxidizing agent. क्या है? Strong oxidizing agent. गरीब खाने में लिल्लाह दो घड़ी बैठो, बहुत दिनों में तो आए हो इस गली की तरफ, जरा सी देर होगी तो क्या होगा, घड़ी घड़ी नजर न उठाओ घड़ी की तरफ। No. Reaction of Al decreases. HNO3 is strong oxidizing agent. ठीक है? It oxidizes Al to Al2O3, which is, जो कि कैसा होता है? Chemically inert and further does not react. मतलब उसकी जो लेयर है, इट फॉर्म्स ए लेयर, ये हमें लिखना चाहिए, इट ऑक्सीडाइजेस ए लेयर ऑफ एयर। यहाँ एल ना लिखो, क्या लिखोगे? ए लेयर ऑफ एयर टू Al2O3 which is chemically inert and protective in nature. वो प्रोटेक्टिव हो गई ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या सारा एल्यूमिनियम अब ये बना देगा? तुमको क्या उम्मीद है कि Al प्लस HNO3, तो इनसे क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि Al और NO3 का होल थ्राइस बन जाएगा और H2 गैस निकलेगी? या तुम्हें ऐसी कुछ उम्मीद है? क्योंकि HNO3 के दो परफॉर्मेंस है, या तो ये सॉल्ट बना दे और दूसरा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। जब तक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तब तक तो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, तो वो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता, नहीं तो भुरभुरा साल्ट हो जाए, ऐसे पाउडरों में डिब्बों में बंद होता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो इसने कहा कैसे Al की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब तक डालते डालते इसमें इतने ऑक्सीजन मौजूद हैं कि ऑक्सीडाइज करते करते वो इनर्ट हो गया और ये रिएक्शन हो ही नहीं पाई। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसलिए प्रोटेक्टिव इन नेचर, सो एल्यूमिनियम डज नॉट फॉर्म ए सॉल्ट। ये सब ये Al2O3 तो लेयर है, ये एनोडाइज्ड है, देखो सब प्रोटेक्टिव लेयर है, पीछे जो रॉड बन लगे हुए हैं ना, ये इसमें फ्रेम में Al2O3 तो है। अगला देखो, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ Na और Mg। नमन, कार्बन सोडियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। शिव शर्मा आप बताइए, कार्बन की रिएक्टिविटी थोड़ा सा और बताओ, ठीक से बताओ। हाँ, कार्बन इज बिलो Na and Mg in reactivity series, so it cannot displace. Carbon is below Na and Mg in reactivity series, so it cannot displace Na या Mg from their salt solution
शॉर्ट सोल्यूशन या ऑक्साइड की बात करिए, रिड्यूसर ऑक्साइड कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ऑक्साइड, इसलिए वो उनके ऑक्साइड से कुछ भी नहीं करता। ठीक है, अगर Na2O की तुम C से रिएक्शन कराओगे कुछ नहीं होगा, जबकि ZnO की करा दोगे तो तुरंत हो जाएगा। NaCl, अरविंद, NaCl is not a conductor of electricity in solid state where it conduct electricity in aqueous solution as well। ये सैंपल पेपर 1 में भी था, बताओ इसका आंसर, ये 1 ही तो है, बोलो। Yes, तो NaCl in solid state does not contain ion, ठीक है, does not have freely movable ion। इसके आयंस कैसे होते हैं? freely, आयंस तो होते हैं लेकिन freely movable नहीं होते हैं। Cations and anions are present at their lattice points and strongly bonded by electrostatic attraction। Cations and anions, that is cations का मतलब Na plus और Cl minus are present at lattice points, पॉइंट्स पर प्रेजेंट होता है एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। While in liquid or aqueous state, in liquid or aqueous state, it has freely movable ion which moves towards opposite terminal on application of, किसके application पर? Potential difference, which moves to opposite terminal, opposite terminal की ओर ये लोग बढ़ जाएंगे on application of potential difference अगर लगा दो तो ये बढ़ जाएंगे and conduct electricity। सेकंड देखिए, आयरन आर्टिकल्स सुजैन, इनका गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? आयरन आर्टिकल्स का रस्टिंग से बचाने के लिए सही है। Now, iron articles are coated with zinc solution. It is called galvanization. Iron articles are coated with zinc solution. It is called it prevents iron article from rusting as zinc, क्योंकि जो zinc है is more reactive than iron। मान लीजिए जैसे ये लोहा है उत्कर्ष, मैंने ये जिंक का ऐसे सोल्यूशन चढ़ा दिया इस पे जिंक और ये Fe अब कहीं छूट गया और ऐसे में यहाँ रस्ट लग गया Fe2O3, तो क्या कुछ हो सकता है कि यहीं से गल जाए? बोलो हाँ या नहीं? क्या
करेक्ट। इन्होंने बताया कि अगर Fe2O3 है तो जो वहां अनरिएक्टेड जिंक क्या कहेगा, मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता हूं, तुम वापस जाओ, जैसा कि उत्कर्ष ने अभी हम लोगों को बताया, और मैं ZnO बन जाऊंगा। बहुत बड़ी बात बताई उत्कर्ष, इसीलिए तुमकी कोचिंग चलती है। दैट इज बहुत बड़ी बात है कि 10th में भी कितना जान रहे हैं कि मान लीजिए जिंक क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव, कहीं छूट जाए कुछ भी हो जाए तो जिंक इज देयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल, उसको पलट देगा, कहेगा अपना ऑक्सीजन वापस दो मुझे, जाओ Fe बनो, जब तक हमें तुम्हें Fe2O3 ना बनना, इसी को तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है। अगला देखो, अभी ई देखिए उत्कर्ष, हाँ ना में जवाब दीजिएगा। दैट इज मेटल्स लाइक NaK और Ca and Mg are never found in free state in nature, हाँ या ना? And these are highly reactive. That is NaK, Ca, Mg are highly reactive in nature. So these are found in combined state and not सर in free state. बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 37 देखो, सर फोन आ रहा है। दिया गया है, अब इसमें कुछ कितने 5, 15, 30 है क्या कि 20 है? 5, 15 के बाद क्या दिया है? And that is 6, 10, 5 ऊपर वाले ये क्या है? तुम्हारा तो हमसे ज्यादा चल रहा है। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। फोन आ रहा है। आके थे, 10, फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? जयपाल सिंह। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपने हिसाब से कर लें। 5 10 300 सही बताती है, बता दो कुछ क्वेश्चन भी याद है। 5, 5, 15 इसको लिखो, 5 ओम, 15 ओम और 20 ओम, ये बताओ 5 Ω, 10 Ω और 15 Ω। सही है। 5 ओम, 10 ओम और बताइए थोड़ा, 10 Ω, 20 Ω और 30 Ω। ये सही है, ये मेरे में भी सही है। 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। अब देखो इसके बाद टाइम हो रहा है। ना, ऐसे दिया है, ओके। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है और 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी होगी। हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा इनका, दैट इज रेजिस्टेंस। तो लिखो R1, R2 एंड R3, these are in series, और R4, R5 and R6, these are also in series, and R7, R8 and R9, these are also in series. तो पहले R1, R2, R3 के लिए हम लोग क्या पता करेंगे? So R1, R2, R3 are in series. तो इसको कैसे पता किया जाए? R1 plus R2 plus
5 plus 15 plus 20, that is 40 ohm. R4, 5, 6, it is R4 plus R5 plus R6, 5 plus 10 plus 15, that is 30 ohm. R7, 8, 9, R7 plus R8 plus R9, it is 10, 20, 30, 60 ohm. अब इसके बाद R4, 5, 6 and R7, 8, 9 are in parallel, तो इसलिए 1 upon RP क्या होगा? 4, 5, 6 और 1 upon R7, 8, 9. So this comes as 1 by 30 plus 1 by 60. तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 21. This is 60 2 1 1 upon RP 3 by 60. So RP कितना आ गया? 60 by 3, that is 20 ohm. अब आगे क्या पूछ रहा है? अभी तो आया नहीं ना. अब RP और R1, 2, 3 क्या ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे? ये पूरी चीज इसके साथ तो सीरीज है ना. ये पूरा एक मान लो ना. इस पूरे को ही तो मैं RP कह रहा हूं. तो क्या RP इन सब के साथ सीरीज में है? तो क्या लिखेंगे? RP and R1, 2, 3 are in सीरीज. तो उसके लिए लिखो R इक्विवेलेंट, तुल्यांक प्रतिरोध. इट इज इक्वल्स टू RP प्लस R1, 2, 3. RP की वैल्यू जैसा कि त्रिशु ने बताया 20 आई है और R1, 2, 3 कितना आया है? 40. सो इट कम्स एज 60 ओम. अब 60 ओम आ गया. इसके बाद देखिए ऐसा कहा गया है ना, ये A हो पाया है. Calculate the equivalent resistance of parallel combination of B and C arm. तो B and C arm का ये B arm है, ये C arm है. तो इसके B का आंसर दो. ये A हुआ है अभी तक. ये जितना तुमने काम किया ये क्या है? B क्या है? B और C arm का टोटल बताओ तो RP बताना है. So RP कितना है? 20 ओम. अब थर्ड का आंसर डिटरमाइन द करंट. ठीक है, तो करंट बताओ सुजैन. V बाई R वैल्यू भी प्लेस करो. सही है. 6 बाई यही हम R इक्विवेलेंट ले लेंगे ना. 6 बाई 60 ले लो. दैट इज 0.1 एम्पियर. डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन एमीटर व्हेन द B arm is withdrawn from the circuit. अगर मान लो B आर्म ही चली जाए तो क्या हो? फिर हमारे पास क्या बचेगा? इसको कट कर दो, फिर यहीं से करंट जाएगी. तो व्हाट करंट विल फ्लो? चलिए, if B arm is withdrawn, then देखिए, if B arm is withdrawn, then तो क्या होगा? R1, 2, 3 and R7, 8, 9 will be in series. समझो ऐसा कुछ होगा. तो क्या ये सीरीज में होगा? वो तो हटा लिया गया है. और बाकी सेल होगा, एमीटर होगा, की होगी, ऐसा होगा. सीरीज होगा कि नहीं? तो अब इन सब का वैल्यू बताओ. तब R इक्विवेलेंट क्या होगा? डैश लगा दीजिए. R1, 2, 3 7, 8, 9 जिसकी की वैल्यू 40 थी और 60 थी. 100 ओम. ठीक है.
डिटरमाइन द करंट, तो करंट निकालो V by R इक्विवेलेंट डैश, तो 6/100, तो इट इज 0.06 एम्पियर। सही है, इतना ही रखो। और भी क्या ये क्या उल्टा पुल्टा है? 3 वीडियो बन गए तू पढ़ेगा तभी तो देख अभी चलेगा। वीडियोग्राफर एक वीडियो बनाने कितना लेते हो? 10,000 सर ये बोल रहा है सर, बॉलीवुड में 1 करोड़। Now, heart is a muscular organ which is as big as our fist. Because both oxygen and carbon dioxide must be transported by blood. ठीक है, ये सब that is case based है। Heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with blood containing carbon dioxide. Carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for carbon dioxide to be removed, and oxygenated blood from lungs has to be brought back to the heart. This oxygen rich blood is then pumped to the rest of body. ये सब इसने लिखा है। How many chambers are present in heart of mammals and reptiles? 480 ऐसे नहीं लिखा करो mammals is equals to 4, ऐसे नहीं, mammals has, ठीक है कि नहीं? अमन is equals to 4, इसका क्या मतलब? ऐसे मैं लिख दूं, हैं? अरविंद is 3, इसका कुछ मतलब नहीं है। नहीं, इसका मतलब नहीं ना, जब तक आपका सेंटेंस का कोई मतलब ही ना निकले। तो इन mammals, shortcut always goes to hell. Now that is in mammals क्या होगा बोलो? There are 4 chambers. There is 4 chambers. Within reptiles, सरीसृप में क्या होता है? There is 3 chambered heart. अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। What do you mean by double circulation? If blood moves twice या enters twice in heart in each cycle of operation, then इस चीज को क्या कहेंगे? Twice move कर जाए, then it is double circulation. If diffusion, explain the diagram of blood circulation in fish. तो फिश में देखें ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, हैं?